मैंने ये कहा था कि जो रेशियो का पूरा पार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला पार्ट हमने लास्ट क्लास किया, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, है ना। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमने देखा करंट रेशियो एंड लिक्विड और क्विक रेशियोज। अब हमारे दूसरे ब्रॉडर सेगमेंट पे, ठीक है। सो व्हाट आर दीज आर सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज का क्या मतलब हुआ कि हाउ सॉल्वेंट वी आर फॉर आवर फ्यूचर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर कि लॉन्ग रन में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, उसके इंडिकेटर्स है जो रेशियोज इसके नीचे आ रहे हैं, राइट। एंड द फर्स्ट वन ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसे हम डेट इक्विटी रेशियोज कहते हैं, ठीक है। सो डेट इक्विटी रेशियो एज द नेम गोज इसी ऑर्डर में चलता है, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। दैट्स बेसिकली द डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। व्हाट आर डेट्स? डेट्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? डेट्स आर बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेट्स एक्सक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक आइटम बैलेंस शीट में था, जिसको मैंने एरो लगवाया था कि ये सिर्फ आपको जानना है कि ये बैलेंस शीट में इस जगह पे होता है, तो इसको एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी हेड के अंदर जो आएंगे सारे के सारे लेंगे हम, दे बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट्स लेंगे, लाइक डिबेंचर, बैंक लोन्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे वर्ड कैटेगराइज होते हैं तुम्हारे नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे। नेक्स्ट वर्ड इज इक्विटी। ये भी हमने स्टार्टिंग में जब करंट एसेट करंट रेशियो पढ़ा तो डिफाइन किया कि द वर्ड इक्विटी एंड द वर्ड शेयर होल्डर्स फंड आर वन एंड द सेम, ठीक है ना। द वर्ड इक्विटी और द वर्ड शेयर होल्डर्स फंड, और इट हैज मोर नेम टू इट, दैट इज प्रोप्राइटर्स फंड in case of an individual firm, or that's also called owners fund, जो ओनर रिप्रेजेंट करते हैं, और they are also called net worth. Net worth is basically the money employed by the owners to the firm. तो ये सारे नाम एक ही है, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड वगैरह। तो ये ऑलरेडी क्लियरली डिफाइंड है हमारे को, क्योंकि शेयर होल्डर फंड हमने बैलेंस शीट में देखा कि उसके जो कंपोनेंट है वो क्या है, दैट्स बेसिकली शेयर कैपिटल, and when we say share capital it's both equity and preference, right. Then we add reserves and surplus, right. तो ये बेसिक क्राइटेरिया है तुम्हारा इक्विटी का। एक्सेप्शनली एक आइटम है जिसे हम अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस कह सकते हैं, और इसकी जगह हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हमारे पास हो, तो वो माइनस होता है। तो ये ज्यादा रेलेवेंट है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुका है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, बट क्योंकि बुक लेके चल रही है तो हम भी लेके चल रहे हैं। सो बेसिकली वो एक शेयर होल्डर फंड is basically the money invested minus any loss if there. तो ये ऑलरेडी ये जो P&L डेबिट बैलेंस है, नॉर्मली अगर बैलेंस शीट फॉर्म रहती तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव में दिखता है, बट क्वेश्चन में हो सकता है ये अलग से दे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस पार्टनरशिप से तुम लॉसेस लेके चल रहे हो, तो ओनर से तो ये माइनस होके रहे। सो ये बेसिक है तुम्हारा डेट और इक्विटी, ये जो दो डिफाइंड हुए, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का मतलब नॉर्मली शेयर होल्डर फंड ही होता है। तो ये तो तुम्हारा हो गया डेट इक्विटी रेशियो। इसी के साथ दो और रेशियोज हैं, बेसिकली टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सो एज द नेम गोज टोटल एसेट टू डेट, तो ऊपर टोटल एसेट्स आने, इसमें भी एक्सक्लूडिंग अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हैं। अभी कोई रेलेवेंस नहीं है, फिर भी इसे लिखना है, यू मे इग्नोर इट फॉर द टाइम बीइंग।
आपके लिए टोटल एसेट्स, दैट इज टोटल ऑफ द एसेट साइड, दैट इज ऑब्वियसली नॉन करंट प्लस करंट अपॉन डेट, और डेट का मतलब अभी भी वही है जो इधर हमने डिफाइन किया। तो टोटल एसेट क्या हुआ, दैट इज टोटल ऑफ द एसेट साइड, दैट इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, जो बैलेंस शीट फॉर्मेट में आपने पढ़ा है उसमें जितने आइटम आते सब आएंगे। In case any unamortized expenses are mentioned, you just need to exclude it. Now, debt का मतलब already clear था हमारे को, तो debt अभी भी वही है, ठीक है, अभी भी वही है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आता है इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो। ये क्योंकि इंटरलिंक्ड है इसीलिए मैं एक साथ करवा रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से वो क्रिएट हो जा रहे हैं। So proprietary ratio is basically equity और proprietors fund, ये हमने वर्ड एक साथ लिखा ही था। So proprietors fund और equity is one and the same thing upon again total assets, and total assets में हम हरदम excluding unamortized expenses रखेंगे। There is no concept of unamortized expenses as per the latest law, but वापस बता रहा हूँ कि बुक में रखा हुआ है इसलिए रख रहा हूँ, अदरवाइज इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आज के डेट। तो ये बेसिक चार हैं, जो लास्ट फोर्थ वन होगा मैं एकदम आखिर में करवाऊंगा जब ये चैप्टर का एंड आएगा। उसकी वजह है वो देखेंगे हम बाद में। फिलहाल हमने इस सेगमेंट से तीन देखे, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट डेट एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। इसमें भी इक्विटी और प्रोप्राइटर फंड ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे लिए, टोटल एसेट का मतलब ऊपर हमने डिफाइन कर ही दिया। तो ये सारे इंटर रिलेटेड थे इसलिए एक साथ हमने लिख लिया। अब इस पे सम देखते हैं। तो बोला एन 38 क्या डिमांड कर रहा है? 10 कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, राइट? ठीक है, फिर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड का कितना मतलब हो गया? 1 लाख रुपीस हो गए ना। तो इक्विटी शेयर क्या निकलवाना चाहते हैं हमसे? डेट इक्विटी रेशियो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डेट अलग और इक्विटी अलग पहले ही लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब आप बता रहे हो कितना? 1 लाख। 1 लाख का तो यहाँ पर आपको पूरे फॉर्मूले के साथ लिखना है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, मैं फिगर्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट आपको पहले पूरा फॉर्मूला बना के लिखना है, फिर जाके आप फिगर्स डालोगे। बताओ। 5,009% preference shares of 10 each fully paid। 50,000 हो गए। तो ये भी इक्विटी में आएंगे ना। बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर क्या है? जनरल रिजर्व 45,000। ओके, 45,000 जनरल रिजर्व। सरप्लस 20,000। सरप्लस कितना? 20,000। 20,000 वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है ना। और क्या है? 10% debentures 75,000। So that is debt, है ना। फिर current liabilities 50,000। I don't think we have any use of it because we are talking about non-current liability है, तो current liability ignore ही करनी है। So you got your debt, you got your equity, so I don't think I need to go further. Obviously, क्योंकि अब तो हो गया, इसका debt equity ratios तो निकालना है, and the format is still same, that वही one आपको something is to one निकालना है। डेट इक्विटी रेशियो हो या प्रोप्राइटरी रेशियो या कुछ भी हो, इन सभी रेशियोज में आपको तो समथिंग इज टू 1 निकाल फाइंड आउट करना है। चलो भाई अगला पढ़ो, कौन सा नंबर है? 42। 42 बोलो क्या है डिटेल? इसमें क्या निकालना है पहले तो वो बताओ। ऑब्जेक्टिविटी डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ले फिर से निकालना है डेट और फिर से निकालनी है इक्विटी। बताओ क्या है प्रोग्राम? फिक्स्ड एसेट ग्रॉस 8,40,000। फिक्स्ड एसेट ग्रॉस का मतलब समझ में आता क्या है? ये जो वर्ड ग्रॉस फिक्स्ड एसेट के साथ लगा दिया, मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, इससे डेप्रिसिएशन हटा नहीं है। तो ये ग्रॉस को अंडरलाइन कर लो, नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं ऑब्वियसली दिया होगा, अगर ये दिया है तो आपको फिक्स्ड एसेट साइड से ले जा रहे हैं ये, मतलब इक्विटी आपको इनडायरेक्टली मिलने वाली है, ये बता दूं मैं आपको। क्योंकि आप अगर एसेट साइड अप्रोच लेके चलो, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने इक्विटी निकाल तो दी थी, वेयर यू कैन ऐड वन थिंग टू दैट फॉर्मूला, वो जो हमने करा प्रीवियसली, दैट वाज लायबिलिटी साइड अप्रोच कह लो उसे।
ठीक है, ये हमने पहला कर लिया था। दूसरा हम कर रहे हैं एसेट साइड अप्रोच से इक्विटी कैसे निकालना है। ठीक है, दो अप्रोच है इक्विटी फाइंड आउट करने का। तो अभी फिलहाल एसेट साइड अप्रोच से अगर इक्विटी निकालते हैं तो दैट सिंपली टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, दैट सिंपली गिव्स यू व्हाट, इक्विटी। दूसरी तरफ से भी तो आ सकते हैं ना कि टोटल एसेट माइनस, मतलब नीचे के तीन माइनस टोटल डेट। टोटल डेट का क्या मतलब होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और टोटल एसेट का क्या मतलब होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इफ एनी है, प्लस करंट एसेट, है ना। तो टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो अब हमारे को जो डेटा दिया है वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा ना कि भाई मुझे तो अल्टीमेटली चाहिए तो डेट इक्विटी। तो डेट तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, कौन सा नंबर था ये 42, डेट तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है 13% डिवेंचर, है ना। कौन सा है, सॉरी 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 सर, 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख रही है। बट Yes, बाकी केसेस में मुझे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये क्यों दी गई है, ताकि मैं इनडायरेक्टली ये फाइंड आउट करूं। तो कॉन्सेप्ट में ये ऐड करना जो लास्ट फॉर्मूला था तुम्हारा इक्विटी का वहां पे, डेट इक्विटी, ठीक है। सो हैव टू ऐड दिस। तो अब मुझे बताओ क्या इंफॉर्मेशन है, बिकॉज आई विल मूव अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि मैं डायरेक्टली नहीं निकाल पाऊंगा इक्विटी को। ठीक है, तो बताओ इक्विटी में क्या है भाई, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं 8,40,000, और उसमें डेप्रिसिएशन कितना है, 1,40,000. तो वो माइनस होगा। तो ये नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए मुझे। आगे Yes, क्या sir. है एसेट साइड के लिए, और क्या है इंफॉर्मेशन, क्योंकि Current मुझे asset. फॉर्मूला अप्लाई करना है। Current asset कितने हैं, 3,50,000. और क्या है एसेट साइड के लिए, Non-current investment वो कितनी है 14,000. 14, Yes, 1,4. 14. 14,000। और क्या है एसेट साइड से, और कुछ नहीं है। तो अब लायबिलिटी साइड से बता दो, क्योंकि ये एक साइड खत्म हो गई तुम्हारी, दैट इज दिस इज द टोटल एसेट्स। अब तुम्हारी टोटल लायबिलिटीज क्या है, या टोटल डेट्स कितने हैं बताओ। पर तुमने एक चीज मिस कर दिया यार, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सर जी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर पार्ट ऑफ द एसेट्स। Sorry, sir. ये इसीलिए बैलेंस शीट जरूरी होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि बैलेंस शीट पहला चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसे सबसे लाइटली घुमा देते हो तुम लोग, क्योंकि इफ यू डोंट नो द बैलेंस शीट यू डोंट नो द आइटम्स, सो हाउ वुड यू सॉल्व देम। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56,000 के। अब जाके ये टोटल एसेट्स बना ना। अब तुम अपनी लायबिलिटीज लो, कहाँ है लायबिलिटीज तुम पे, करंट लायबिलिटीज है और 10% बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। याद रखना फॉर्मूला पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। बताओ क्या है, करंट Yes, sir. लायबिलिटीज कितनी है माइनस 2,80,000. 10% लोन कितना है, 4,20,000. और तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है। 1,40,000. ये सब तब आएगा जब तुमने स्टेटमेंट को ध्यान से, बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ा है, उसके कंपोनेंट को ध्यान से पढ़ा है, तब जाके ये कहानियां तुम्हें मुश्किल नहीं लगेंगी। पर तुम फर्स्ट चैप्टर को लाइटली ले जाओगे तो यहाँ रेक्टिफिकेशन में लगे रहो। ये फॉर्मूले थोड़ी हैं कोई, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है। अब या तो इनके भी फॉर्मूले बना के हम बैठ के रटे, और या फिर उस बैलेंस शीट को अप्लाई करें प्रॉपरली अपने ब्रेन में, तो हम नए फॉर्मूले बना सकते हैं। ये क्या बनाया, ये तो बैलेंस शीट से ही बनाया ना मैंने फॉर्मूला, कि जो इक्विटी है या शेयर होल्डर फंड है उसे छोड़ के बाकी जितने आइटम है उसके प्लस माइनस से हमने ये निकाला। तो थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा ताकि रटना कम पड़े। डेट के नाम पे सर हमारे पास यही है डेट, ये दो है डेट हमारे पास। डेट यहाँ पे लॉन्ग टर्म लेते हैं ना सर हम, Yes, sir. 4,20,000 प्लस 1,40,000, यहाँ पे डेट तो मुझे डायरेक्टली गिवन है, तो फिर से मुझे डेट मिल गया और फिर से इक्विटी मिल गई है।
पर ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये रफ है, बहुत रफ वर्क है, ये तुम्हारा काम नहीं होगा एग्जाम में। प्रॉपर पूरा लिखना पड़ेगा कौन सी चीज क्या है, फिर उसकी कैलकुलेशन। समझ में आ रही है ना बात? अगला बताओ सर, कौन सा नंबर है? 49. चलो बोलो 49 क्या कहता है? इनसे Total- क्या निकलवाना है हमसे? Asset to debt ratio. तो इन्हें चाहिए टोटल एसेट और इन्हें चाहिए डेट। Hmm. तो बोलो टोटल एसेट तो निकाले पहले, डेट तो थोड़ा आगे देखेंगे। हाँ बोलो। Total debt 60 lakh. टोटल डेट दिए हुए, Hmm. टोटल डेट है 60 लाख। ठीक है, तो टोटल डेट 60 लाख लेते हैं क्योंकि इससे कुछ माइनस करेंगे तभी होगा। Hmm. चलो Shareholders funds 10 lakh. तो पूरी स्टोरी ऊपर उल्टी चल रही है। शेयर होल्डर फंड कितना बताया सर? 10 lakh. 10 लाख प्लस 60 लाख, ये ऊपर से आ रहे हैं हम टोटल एसेट के लिए। Hmm. उल्टा आ रहे हैं इसमें भी, ठीक है ना? Plus reserve, plus कह रहा हूँ, reserves and surplus 2,50,000. 2,50,000, ठीक है। Current assets 25 lakh. आई डोंट नीड दोस, Hmm. Working capital 5 lakh. आई नीड दोस नाउ। वो टोटल एसेट हमें निकालना है, तो वर्किंग कैपिटल माइनस उससे पहले करंट एसेट दिया था क्या भाई? Hmm. तो वर्किंग कैपिटल कितना है? Working capital 5 lakh. तो 5 लाख माइनस द करंट एसेट वुड गिव मी व्हाट? करंट लायबिलिटी। Hmm. तो 5 लाख माइनस करंट एसेट कितने हैं? 25 lakh. 25 लाख। Hmm. अच्छा, तो 25 लाख माइनस वो होगा ना, सॉरी वर्किंग कैपिटल 25 लाख माइनस 5 लाख, 20 लाख का मेरा करंट एसेट्स हो रहा है। ये समझ में आ रही है बात? दिस इज व्हाट, दिस इज करंट, सॉरी करंट लायबिलिटी। Hmm. बेसिकली हम टोटल एसेट एसेट साइड अप्रोच से नहीं निकाल रहे हैं, हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकाल रहे हैं कि अगर लायबिलिटी साइड का टोटल पता है तो मुझे एसेट साइड का टोटल पता है। तो मैंने पहले लिया शेयर होल्डर फंड, फिर लिया नॉन करंट लायबिलिटी, अब ले रहा हूँ करंट लायबिलिटी। तो तीनों चीजें ले ली ना मैंने लायबिलिटी साइड की। अगर तीनों का टोटल आएगा तो दैट वुड बी इक्वल टू टोटल एसेट्स दैट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द बैलेंस शीट थे। तो इसलिए ये डायरेक्टली निकल रहा है हमारा टोटल एसेट। एज फार एज डेट इज कंसर्न, डेट ये 60 लाख रुपए के है मेरे ख्याल से, और कोई डेट तो है नहीं। नहीं. तो ये 60 लाख का मेरा डेट आ गया। क्लियर? इज इट क्लियर? Hmm. तो कहने का मतलब है कंपोनेंट्स का खेल है और बैलेंस शीट आनी चाहिए आपको। समझ में आ रही है बात आपको? अगला कौन सा है भाई? 57. क्या करना है इसमें बता, क्या है आइटम तेरे पास और निकालना क्या है मुझे? Proprietary ratio. प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए मुझे चाहिए इक्विटी और मुझे चाहिए टोटल एसेट्स, है ना? ये दो चीजें चाहिए ना। Yes, sir. अब बताओ तुम्हारे पास क्या है? Equity share capital कितनी? 4,50,000. 4,50,000। फिर 10% preference share capital 3,20,000. 3,20,000 दैट्स पार्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी के फॉर्मूले को फॉलो करो, है ना? Reserve and surplus 65,000. 65,000। Creditors 1,10,000. अभी कोई काम नहीं है, देखेंगे आगे। फिर 9% debentures 3 lakh. अच्छा, तो ये फिर वापस उस तरफ से लेके जाएगा हमें, है ना? तो अभी इक्विटी जो टोटल आएगी वो तो यहाँ इस्तेमाल होगी, मतलब जो भी इक्विटी का फिगर आएगा प्लस 9% डिबेंचर्स प्लस करंट लायबिलिटी, ये करूंगा तो पहुंच जाऊंगा ना टोटल एसेट पे। और आइटम है तुम्हारे पास? Yes, sir. क्या? Fixed assets 7 lakh. अच्छा, उस तरफ से भी दिया इन्होंने। चलो दूसरा तरफ से चलते हैं। फिक्स्ड एसेट से कितना जो भी 7 lakh. वट एवर द अमाउंट। फिर और क्या है? Trade investment कितनी? 2,45,000. इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या है? Current asset. तो इधर से भी दिया हुआ है उधर से भी दिया हुआ है, चेक कर सकते हो मेरे हिसाब से। दोनों साइड से निकाल सकते हो ना इसको तो। Yes, sir. दोनों से निकाल सकते.
तो दोनों से सेम ही आएगा, अलग तो आ नहीं सकता है। तो Yes, ये sir. वेरिफिकेशन हो सकती है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. बेसिकली कंपोनेंट जानना होता है, और इस केस में तो, इस सेगमेंट में तो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।